हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इतिहास क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए और इसके बारे में हम अपनी समझ और अच्छी कैसे बना सकते हैं। यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता है और ऐसा है भी। तो आज की इस चर्चा में हम हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सवालों का अच्छे से कैसे आंसर कर पाएंगे, हिस्ट्री को सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इन्हीं सब बातों पे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या है। हिस्ट्री सही मायनों में एक बड़े प्रभाव की बात करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना किसी समाज पर गहरा प्रभाव डालता है, उस समाज की दिशा और दशा में बड़े परिवर्तन करता है, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी कि इतिहास ये बताता है कि ऐसे कौन से लोग थे, कौन सी घटनाएं थी, कौन से स्थान थे, ऐसा क्या हुआ जिससे कि समाज की दिशा, दशा, उसके सोचने के ढंग और भी बड़े बड़े परिवर्तन समाज में आ गए। तो ये तो हुई बात कि इतिहास क्या होता है। दूसरी बात ये है, अगला सवाल, कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मैं और मेरी फैमिली, हम सब अपने ग्रैंडफादर को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हम सब के लिए बहुत कुछ किया और उनका प्रभाव हम सब पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका नाम एनसीईआरटी या हिस्ट्री की किसी किताब में नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण वही है कि उनका प्रभाव बहुत सीमित था, यानी उनका प्रभाव था हम तक, हमारी फैमिली तक। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं, उन नामों की बात करते हैं या किसी घटना की बात करते हैं, तो वो प्रभाव पूरे समाज पर बड़े ही व्यापक रूप में एक बड़े लेवल पे देखा जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इतिहास प्रभाव की बात करता है। तो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, जैसे हिटलर या ऐसे बहुत से लोग हुए इतिहास में जिनका प्रभाव समाज पर बुरे तौर पर देखा जाता है। वहीं गांधी, विवेकानंद, मदर टेरेसा, इनका प्रभाव एक अच्छे तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि प्रभाव अच्छा हो या बुरा, इतिहास निर्माण में सहायक है। इसके बाद बात आती है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसके तो वैसे हजारों कारण हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतिहास वर्तमान का कारण है, यानी वर्तमान समय में जो कुछ भी आप हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण इतिहास है या वो घटनाएं हैं जो पहले घट चुकी हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप अपने तुरंत जो समय बीत चुका है उसी समय के आधार पर आप बताते हैं ना कि आप कैसे हैं। अगर आपको नीचे मान लीजिए 500 रुपये का नोट पड़ा मिलता है और आप उस नोट को पॉकेट में रख के जाते हैं और कोई आपको देखता है, तो आपके चेहरे की खुशी अलग ही झलकती है। तो ये तो आपका पास्ट था ना, जिसने आपके वर्तमान को बनाया। तो इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो वर्तमान की समझ पैदा करता है, वर्तमान की सभी स्थितियों में क्या सही है क्या गलत है ये समझाता है। दूसरी बात यह है कि ये निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। हम सब बचपन में जब साइकिल चलाते थे तो कभी कभी हाथ छोड़ देते थे हीरो बनने के लिए, और फिर क्या होता था, धड़ाम हम गिर जाते थे। उसके बाद हमें अकल आती थी कि हाथ छोड़कर साइकिल नहीं चलानी है। इसका मतलब क्या है कि इतिहास लगातार हमारे निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है, लगातार हमें बताता है। बड़े बड़े राजा, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य और भी बहुत सारे लोग, हर्षवर्धन, कनिष्क, हमें मालूम चलता है कि आखिरकार इनके क्या तरीके थे, उनके काम करने के ढंग क्या थे, उनके निर्णय लेने के ढंग क्या थे। और हम सब जो इस दुनिया में रहते हैं, वो लगातार निर्णय हमको लेना होता है, हम लगातार किसी न किसी डिसीजन को लेते हैं। और आप सब जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आगे चल के डिसीजन ही लेने हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इतिहास से ये लगातार सीखें कि निर्णय लिए कैसे जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हिस्ट्री का ठीक तरीके से अध्ययन, इसकी अच्छी तरीके से समझ बाकी विषयों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यानी कि इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सबको भी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री की अच्छी जानकारी है तो। आइए कुछ बात अब आगे बढ़ाते हैं। बात यह है कि एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति शब्द का सबसे आसान, क्या कहना चाहिए, डेफिनेशन या आसान तरीके से इसको कैसे समझाया जा सकता है। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि सुबह उठने के बाद से लेकर सोने तक हम जो कुछ भी काम करते हैं, वो है संस्कृति। और
जब ये संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, एक बड़े क्षेत्र के लोग इसको पालन करने लगते हैं, तो इसको कहते हैं सभ्यता। यानी संस्कृति का क्षेत्र छोटा होता है, सभ्यता का क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में गहरी एक रूपता होती है, यानी कि उनमें गहरा एक एकता होती है, गहरी एक रूपता उसमें दिखाई देती है। और इसी संस्कृति और सभ्यता में इतिहास का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता इतिहास का प्लेटफॉर्म है, इतिहास का मंच है। इतिहास पढ़ने के सहायक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर अभी हमने संस्कृति और सभ्यता पर बात की। अब कुछ और एलिमेंट्स पर बात करते हैं। एडी यानी ईसवी और बीसी यानी ईसा पूर्व, ये इतिहास में समय को नापने के तरीके हैं। ईसा पूर्व या बीसी में समय आगे बढ़ता है, काउंटिंग कम होती है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख ईसा पूर्व यानी कि 5 लाख बीसी से प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज मान लीजिए शुरू होती है। तो 5 लाख साल, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5,000, 4,000, 3,000, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे गिनती क्या हो रही है? कम हो रही है, माइनस हो रही है, और समय आगे बढ़ रहा है। और एडी में क्या होता है? एडी में समय भी आगे बढ़ता है और गिनती भी आगे बढ़ती है, जैसे 2001, 2002 और अभी वर्तमान में 2020। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा से इतिहास पुराने से नए की तरफ बढ़ता है। वो ये बताता है कि इसमें कितनी निरंतरता है। तो संस्कृति और सभ्यता में निरंतरता होती है, एक रूपता होती है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें स्थायी तत्व होते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इतिहास अपने लिए प्रूफ्स कहाँ से लाता है? इसके लिए एग्जामेशन एक शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं उत्खनन। उत्खनन या एग्जामेशन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र को चुनकर उसको बहुत बारीकी से और धीरे धीरे खोदना और उससे मिलने वाली सभी वस्तुओं को कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम, कार्बन 14 की तिथि निर्धारण विधि से चेक करना कि वो कितना पुराना है, किस समय का है, और आखिरकार ये पता कैसे चलता है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम सब किसी गार्डन में घूमने गए और हमने गार्डन में देखा कि बहुत सारे प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन, ग्लास, ये सब पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमने वो देखा कि डिस्पोजेबल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के प्लेट्स पड़े हुए हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बात आती? हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये लोग तो बड़े ही गंदे हैं जिन्होंने कल इनको उपयोग किया। और दूसरा ये भी पता चलता है कि कल यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन जरूर हुआ, कोई पार्टी हुई या किसी तरह का उत्सव हुआ। सोच के देखिए कि हमें अपने आसपास कुछ पड़ा मिल जाए तो उस पर भी हम बहुत बातें सोच लेते हैं। ऐसे ही जब मानव समाज एक साथ रहने लगा, जब मानव एक जगह पर इकट्ठा रहने लगा, अपनी आवश्यकताओं के कारण पानी के पास रहने लगा और एक समुदाय में रहने लगा, एक कम्युनिटी में रहने लगा, एक समुदाय बन के रहने लगा, तो वहां पर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं जो हैं वो भारतीय इतिहासकारों को, पुरातत्ववेत्ताओं को क्या हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ, वो एक प्रूफ के रूप में, आर्टिफैक्ट्स के रूप में उनको मिल गया। और इस तरह से इतिहास में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स की मदद से अपनी बात को रखा जाता है, अपनी बात को कहा जाता है। देखिए, एक तो होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्रागैतिहासिक इतिहास। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जहां हमारे पास कोई रिटन प्रूफ्स नहीं है, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, केवल हड्डी, पत्थर, औजार और मिट्टी पर या धरती पर अंदर पड़े हुए निशान, इनसे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई गतिविधि हुई होगी। तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास ना तो उसके रिटन प्रूफ्स होते हैं और ना हमारे पास कोई साक्ष्य होता है दूसरा, सिवाय इसके हड्डी, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, इस तरह का। वहीं ऐतिहासिक एक शब्द होता है, हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक इतिहास का मतलब होता है जहां हमारे पास दस्तावेज, संहिता, पुराण और बहुत सारे अलग अलग मेटल शीट्स, ताम्रपत्र, इन सब के आधार पर हम इतिहास का वर्णन कर सकते हैं। या वो लोग जो भारत में आए, उन्होंने अपने वर्णन लिखे। इस तरह से हिस्टोरिक, ऐतिहासिक होते ही इतिहास में क्या होता है, सभी चीजें साक्ष्य के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो ये वो तत्व थे जिनसे हम इतिहास को समझ सकते हैं। इतिहास का वर्गीकरण प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, और
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में किया जाता है। तो ये 3 शब्द हमें मिलते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आइए पहले इन शब्दों को समझते हैं। एंशिएंट का मतलब पुराना तो होता है, लेकिन अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि एंशिएंट का मतलब होता है जहाँ से सभी चीज़ों की शुरुआत हुई, सभी चीज़ें शुरू हुई, जैसे धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, नगरीकरण, गाँवों का बसना। तो एक तरह से एंशिएंट या प्राचीन मतलब क्या हुआ, जहाँ से सभी चीज़ों की शुरुआत हुई। और इससे शब्द बना प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास हिस्ट्री का वो सेगमेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री उस कंडीशन को कहते हैं जहां भारतीय समाज में सभी चीज़ों का प्रारंभ हुआ, सभी चीज़ों की शुरुआत हुई। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में आप प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, अर्ली मैन पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। फिर बारी आती है दूसरे शब्द की, दूसरे वर्गीकरण की, जिसको कहते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन या मिडिवल का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां हम किसी भी आने वाले नए योजना या नई समस्याओं के लिए तैयार नहीं होते। पुराना ज्ञान हमारे पास होता है और नए के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते। यानी बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो समस्या तो समझ में आती है, लेकिन समाधान समझ में नहीं आता। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो ये वो समय है जहाँ पे आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे, जैसे सल्तनत काल, सल्तनत एज, मुगल काल, मुगल एज। इनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन भारतीय समाज में हुए और पिछली परंपराएं जो चली आ रही थी उनका पालन भारत का समाज करता था, लेकिन नए के लिए वो उतना तैयार नहीं था। इसलिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। जब इतिहास का अध्ययन आप करेंगे तो ये बात आपको पक्का समझ में आएगी। अपनी डिटेल्ड क्लासेस में हम इस मुद्दे पे फिर से बात करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मिडिवल हिस्ट्री को ठीक तरीके से समझाते हैं। तो तीसरा वर्गीकरण है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, पर इससे पहले समझेंगे कि मॉडर्न क्या है। कौन है मॉडर्न? क्या जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है या जो जंक फूड ज़्यादा खाता है वो मॉडर्न है? नहीं। मॉडर्न वो है जो सवाल करता है, मॉडर्न वो है जो समस्याएं पहचानता है और उसके समाधान का प्रयास करता है, वो समाधान पाता भी है, समाधान तक पहुंचता भी है। मॉडर्न वो है जो जिज्ञासु है। तो इस तरीके से भारत के समाज में आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी से एक समय आया जब भारत का समाज अपनी समस्या भी पहचानता था और अपने समाधान के लिए भी तत्पर था। इसी को हम लगातार जब देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक ये बात पहुंचती है, जहां परतंत्रता एक समस्या मानी गई और उससे निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंचा गया। यानी कि एक ऐसी स्थिति बनी जहां अपनी समस्या से निपटने के लिए भारत के लोग एक बड़ा आंदोलन छेड़ने तक को तैयार हो गए। इस तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बातों को समझेंगे जिनसे भारत के वर्तमान समाज का निर्माण हुआ है। तो आपने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। जब हम अपने डिटेल्ड वीडियो पे बात करेंगे तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को उठाएंगे और वहाँ पे पहला टॉपिक होगा प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, अर्ली मैन, स्टोन एज भी कहते हैं उसको। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद ऋग्वैदिक काल। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम हर्षवर्धन तक जाएंगे और फिर बाकी हम इतिहास में क्या विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आशा है आपको इतिहास के तीनों वर्गीकरण, तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। क्या आपने कभी प्लेटर देखा है? प्लेटर का मतलब होता है किसी भी रेस्टोरेंट में बनाए जाने वाले सभी प्रकार के भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक प्लेट में रख देना, इसको प्लेटर कहते हैं। यानी कि उसमें सब कुछ है जो उस रेस्टोरेंट में बनता है। हिस्ट्री भी एक प्लेटर ही है। कैसा प्लेटर? जिसमें अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, समाज, खान पान, वेशभूषा, धर्म, ये सब एक साथ ही रखे रहते हैं, एक साथ शुरू होते हैं। इनके तरीके और इनकी बनावट, संरचना अलग अलग होती है, लेकिन ये एक साथ ही देखे जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आदि मानव जब जिंदा था तो उसका धर्म क्या था? उसका धर्म ईश्वर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं था।
उसका धर्म था जिंदा रहना, जीवित रहना, सर्वाइवल। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़े, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म आ गए और धर्म की एक परिभाषा बन गई। पर उसके ठीक पहले वैदिक काल में हमने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करके, नेचुरल पावर्स को पर्सोनिफाइड करके, उनका मानवीकरण करके क्या किया? धर्म की स्थापना की। इसकी चर्चा विस्तार से हम ऋग्वैदिक काल में करेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि स्टोन एज में, पाषाण काल में धर्म क्या है? जीवित रहना। ऋग्वैदिक काल में धर्म क्या है? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। और समय आगे बढ़ता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, और वर्तमान धर्म जहाँ आप ईश्वर को अपनी सुविधा अनुसार समय देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से धर्म आज भी विद्यमान है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? शुरू से, बहुत पहले से। ऐसे ही बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आज 2 ही बात करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या? आदि मानव की अर्थव्यवस्था क्या है? आदि मानव की अर्थव्यवस्था है कि उसको भोजन मिल जाए, जीवित रहे। इसके लिए वो शिकार करता था। ऋग्वेद में पशु पाल लिए। फिर जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जब बड़े बड़े राज्य बन गए तो व्यापार होने लगा। और विनिमय व्यवस्था यानी बार्टर सिस्टम से होती हुई अर्थव्यवस्था आज क्रेडिट कार्ड तक पहुंच गई और हम सब एक उन्नत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। तो अर्थव्यवस्था कहाँ खत्म हुई? अब मैं बताता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इतिहास पढ़ने का ढंग क्या होना चाहिए, इस पर मैं बात कर रहा हूं। इतिहास पढ़ने का ढंग ये होना चाहिए कि धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति ये अलग अलग नहीं है। ये एक साथ समाज में विद्यमान थी। इनका स्वरूप अलग अलग था। और किसी एक चीज को अगर आप उठाते हैं, जैसे आपने अर्थव्यवस्था को उठाया, तो अर्थव्यवस्था स्टोन एज में, अर्थव्यवस्था मौर्य काल में, अर्थव्यवस्था 1857 में और अर्थव्यवस्था 2020 में। तो अर्थव्यवस्था तो थी ना। इसको हम कहते हैं पढ़ने का क्षैतिज तरीका, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टाइल ऑफ लर्निंग, जहां हम इतिहास के किसी भी हिस्से को अलग अलग करके नहीं देखते, बल्कि एक किसी हिस्से को उठाते हैं और इस बात की पड़ताल करते हैं कि हर समय में, अलग अलग समय में इसकी स्थिति क्या थी। अगर आप इस तरह से इतिहास पढ़ेंगे तो ये बात पक्की है कि आपको तथ्य जल्दी याद होंगे, समझ आपकी बढ़ेगी। और एक सिलेबस में शब्द लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक विकास। ये विकास क्या होता है? विकास का अर्थ होता है कि कभी आप जरा से थे, अब आप बड़े हो गए। तो वही व्यक्ति बड़ा हुआ ना जो कभी छोटा था, ये वही है ना। आप अपनी फोटो देख के बचपन का ये थोड़ी कहते हैं कि ये कौन है, आप ये कहते हैं कि मैं हूं जिसका विकास हो गया है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। इसी तरह से इतिहास में धर्म, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, इनका विकास हुआ और उसी का अध्ययन आपको करना है। यानी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक भारतीय इतिहास तक उन सभी तत्वों को पढ़ना है जहां पे मूलभूत तत्व वही रहेंगे, लेकिन उनके परिवर्तन आपको लगातार देखने हैं। तो इस क्लास में हमने ये देखा कि इतिहास को पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए। यानी इतिहास को पढ़ने का तरीका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए, जहां पे एक ही तत्व लगातार आगे बढ़ेगा और उसके परिवर्तनों को हम देखेंगे। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इतिहास क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पढ़ा जाता है। इन बातों पे जब हम चर्चा कर लेते हैं तो हम बड़े आसानी से भारतीय इतिहास के अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं सिलेबस में दिए हुए एक एक विषय को, एक एक टॉपिक को उठा के विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा और ये सारी चर्चा जो आज हमने की है ये आपके काम आएगी। उम्मीद है इतिहास को देखने का नजरिया आपका थोड़ा सा बदला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।